अब बादल का जो जल होता है वो एक अम्ल में बदल जाता है, और ये जल जब किसी भी क्षेत्र विशेष में बरसता है तो वहाँ पर फसल नष्ट हो जाते हैं, और मानव के अगर त्वचा पर ये बारिश हुआ तो वहाँ पर अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो फिर से क्या है कि अगर हमारे वायुमंडल में, याद रखिए, अगर हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक फैलते हैं और इस प्रदूषक की वजह से अगर अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के वजह से भी हमारे पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्या क्या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये जो अम्लीय वर्षा है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो दिया गया था वो दिया गया था रॉबर्ट ऑगस्ट के द्वारा। याद रखिएगा, रॉबर्ट ऑगस्ट के द्वारा। यानी ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा जो है इसके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, ये जानकारी दिया गया है रॉबर्ट ऑगस्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ऑगस्ट के द्वारा। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1872 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1872 ईस्वी में। प्रकृति में ये जो हमारा अम्लीय वर्षा होता है ये एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। क्या है? एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। यानी मानव के द्वारा क्या है कि ये हमारे प्रकृति में उत्पन्न होने वाला वर्षा है जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे जब भी बारिश हो और उस बारिश में जो जल की बूंदें हैं या फिर जो जल है अगर उसका पीएच मान 5 से कम हो जाए तो समझ जाइए कि बारिश जो है वो क्या है? अम्लीय वर्षा है। ये जो बारिश हो रहा है ये कैसा वर्षा हो रहा है? ये अम्लीय वर्षा हो रहा है। समझे ना? और अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक होता है, जो अम्लीय वर्षा में बारिश होने का जो मुख्य वजह होता है वो होता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। याद रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ये एक प्रकार का प्रदूषक है, और ये प्रदूषक खास करके कैसे बनता है? तो ये प्रदूषक बनता है जीवाश्म ईंधन के जलाने से। जब हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उससे ये हमारा बनता है सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड। एक बादल में लगभग 70% जो है वो H2SO4 रहता है और लगभग 30% जो होता है वो NHO3 रहता है। और ये दोनों क्या है? एक प्रकार का प्रदूषक है। और ये प्रदूषक जब हमारे वायुमंडल में मिल जाता है, ये हमारे बादल में मिल जाता है तो बादल क्या हो जाता है? एक बादल का जो जल होता है वो एक अम्ल में बदल जाता है, और ये जल जब किसी भी क्षेत्र विशेष में बरसता है तो वहाँ पर फसल नष्ट हो जाते हैं, और मानव के अगर त्वचा पर ये बारिश हुआ तो वहाँ पर मानव को त्वचा संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो फिर से इसको एक बार समझते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा का जो सर्वप्रथम जो इस शब्द का उपयोग किया या इसके बारे में जो सबसे पहले जानकारी दिया गया वो दिया गया था रॉबर्ट ऑगस्ट के द्वारा। कब? 1872 ईस्वी में। और हम आपको बता दें ये जो वर्षा होती है हमारे प्रकृति में इसके लिए प्रकृति जिम्मेवार नहीं होती, ये मानव जनित आपदा है। मानव अपनी गलतियों के वजह से अम्लीय वर्षा जैसी स्थिति को उत्पन्न कराया है। इसके जो मुख्य कारक होते हैं वो होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये कहाँ से निकलता है? ये जीवाश्म ईंधन से निकलता है। जैसे इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, आप सबको पता है कि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलाशय हैं। देखिए ध्यान से, विभिन्न प्रकार के जलाशय हैं। जलाशय का मतलब होगा कि जहाँ पर पानी पाया जाता हो, जल पाया जाता हो। जैसे नदी हो गया, नदी भी जलाशय हो गया, तालाब भी जलाशय हो गया, समुद्र भी जलाशय हो गया। जब इस जलाशय पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, आपको पता है इस जलाशय पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल का 3 फॉर्म होता है। आपको पता है कि अगर सामान्य अवस्था में तो ये जल होगा, अगर इसको अधिक टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो ये वाष्प हो जाएगा, और अधिक ठंडा कर देंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कि सूर्य की रोशनी आई और सूर्य के रोशनी के वजह से ये क्या होगा? ये जो जल वाष्प है ये वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगा। और आपको पता है कि अगर ये हमारे पृथ्वी से कई किलोमीटर अगर ऊपर उठ जाए तो कहीं ना कहीं फिर ये क्या होता है? आपस में संघनित होकर के बादल का रूप ले लेता है, यानी H2O में बदल जाता है, यानी जल में बदल जाता है। और आपको पता है कि लाखों करोड़ों टन ये जो जल की बूंदें हैं जो कि किसी न किसी जलाशय से सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऊपर पहुंचा है, वो क्या होता है कि बादल के रूप में हवा में ट्रैवल करते रहता है। ये बादल के रूप में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सर के ऊपर आकाश में ये ट्रैवल करते रहता है। अब यही बादल क्या होता है? जो H2SO है, क्या है? H2S क्या है? H2O है, यानी जल है।
और अगर ये बादल किसी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरा, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों के चिमनी से धुआं निकल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, बहुत सारी यहाँ पर क्या चल रहा है, गाड़ियाँ चल रहा है, ट्रेन चल रहा है और इससे धुआं निकल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि और भी बहुत सारे जीवाश्म को जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म ईंधन को क्या किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। तो इन सभी ईंधन से एक प्रकार का प्रदूषक निकलता है, इस प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं H2SO4 और या फिर इस प्रदूषक का नाम होता है HNO3। याद रखिएगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारा उद्योग धंधा चल रहा है, जहाँ के फैक्ट्रियों के धुआं से निकलेगा या फिर बड़े बड़े गाड़ियों के चलने से निकलेगा या फिर जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलेगा, तो यहाँ पर जो प्रदूषक निकल रहा है उस प्रदूषक का नाम है H2SO4। यानी यहाँ पर आपका बादल है और इस बादल के साथ जब H2SO4 या फिर क्या जी HNO3 ये दोनों जब मिल जाता है तो ये दोनों मिल करके जो आगे जो बादल बनाएगा ये बादल बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी आपका पहले से शुद्ध क्या था, H2O था और इस H2O में क्या मिल गया, H2SO4 मिल गया और HNO3 मिल गया और ये सभी मिल करके जो अब बादल बना वो बादल बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका जो pH मान होता है वो 5 से कम हो जाता है। याद रखिएगा इसका जो pH मान है वो क्या है, क्या हो जाता है जी, 5 से कम हो जाता है। फिर से इसको समझ सकते हैं। आपको पता है कि सूर्य की किरणें जब जलाशय पर पड़ती है तो सूर्य की किरणें जब जलाशय पर पड़ती है तो जलाशय का पानी जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और यह अब क्या है कि ऊपर जाने के बाद ये एक जलवाष्प के रूप में हवा में तैरना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे जो जल के कण है वो हवा में ट्रैवल करता है, किस रूप में, तो बादल के रूप में ये ट्रैवल करता है। लेकिन यही बादल जब किसी इंडस्ट्रियल एरिया से होकर के गुजरता है, औद्योगिक क्षेत्र से होकर के गुजरता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या है कि नीचे में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उससे धुआं निकल रहा है, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, ट्रेन चल रहे हैं या बस चल रहा है, इन सभी से धुआं निकलता है और ये धुआं प्लस जीवाश्म ईंधन के जलाने से जो धुआं निकल रहा है ये सभी धुआं जो है किस रूप में, H2SO4 या फिर NHO3 के रूप में जाकर के बादल के साथ मिल जाते हैं। अब ये जो बादल है जो कि एक शुद्ध बादल था, अब ये बादल रूप धारण कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड का। यानी इस बादल में अब जो जलवाष्प है उसका pH मान जो है वो 5 से कम हो जाता है और यही बादल जिस भी क्षेत्र में जाकर के बरस जाता है, अब वहाँ पर पेड़ पौधे जितने भी रहेंगे अगर इस पे पड़ा तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, यहाँ पर जितने भी जलीय जंतु रहेंगे, अगर जल में जाकर के ये पानी मिल गया, किसी तालाब में जाकर के मिला, किसी नदी में जाकर मिला, तो वहाँ जितने भी छोटे छोटे जंतु रहेंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर खेत में गिरा तो खेत का फसल पैदावार भी नष्ट कर देगा, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव की जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उसको भी ये नष्ट कर देता है। अगर ये मानव के त्वचा पर पड़ा तो इससे मानव त्वचा में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। और इस अम्लीय वर्षा के होने के पीछे क्या रीजन है, तो यह है क्या जी, आप हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। हवा में क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन से जलने वाला जो सल्फर है और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, क्या जी याद रखिएगा, H2SO4 और HNO3 ये दोनों चीज अगर आप बादल में मिला देते हैं तो जिसके वजह से बादल आपका जो शुद्ध बादल होना चाहिए वो एक अम्लीय बादल हो जाता है और जो बादल पानी के रूप में रहना चाहिए वो बादल अब एसिड के रूप में बन जाता है। और इसकी बरसात जहाँ भी होती है वहाँ पर फसल को और जीव जंतुओं को और मनुष्य को वहाँ पर नुकसान पहुँचती है। इस अप्रिय घटना को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, याद रखिएगा। और ये भी हमारा क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला एक फैक्टर है। इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक ये भी जान लेते हैं कि ये जो अम्लीय वर्षा है ये किस प्रकार से हम लोगों के जीवन में दुष्परिणाम डालता है, इसका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो नकारात्मक प्रभाव क्या है, पहला नकारात्मक प्रभाव ये है कि ये हमारे ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल हो गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया या जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहर हैं उसको ये नष्ट करता है। नष्ट करने के साथ साथ उसको डिस्कलर भी कर देता है। जैसे आप सुने होंगे कि ताजमहल का कलर जो है दिन प्रतिदिन पीला पड़ रहा है, तो पीला पड़ने का वजह क्या, अम्लीय वर्षा।
जब भी अम्लीय वर्षा, यानी आपको पता होगा कि क्या क्या H2SO4 और HNO3 वाला जो जल है जब हमारे ताजमहल पे पड़ता है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब हमारे ताजमहल पे गिरता है, तो जो ताजमहल का कलर उजला है उस ताजमहल का कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। और इसको ठीक करने के लिए करोड़ों रुपया सालाना सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा क्या कर रहा है कि हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। और भी जितने भी पूरे विश्व भर में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, लोग उसको देखने जाते हैं, उसको ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा कि अगर अम्लीय वर्षा वाला जो बारिश है हमारे मिट्टी पे पड़ती है, हमारे मृदा पे पड़ती है, तो मृदा में बहुत सारे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं जो कि फसल पैदावार को बढ़ोतरी करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। ये अम्लीय वर्षा क्या करता है, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है, और जिसके वजह से किसानों का जो फसल पैदावार है खेतों में ये भी अवरुद्ध हो जाता है। और अगर ये कोई छोटा छोटा पौधा पर भी पड़ गया तो कहीं ना कहीं पौधे भी नष्ट हो जाते हैं या फिर उसका ग्रोथ रुक जाता है, जिससे किसानों के फसल के भी नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर अम्लीय वर्षा वाला जल सीधे सीधे तालाब में चला जाए, नदी में चला जाए, तो नदी और तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये भी इससे प्रभावित होता है, और नदी और तालाब में रहने वाले जितने भी जलीय जीव होते हैं वो भी इस अम्लीय वर्षा की वजह से प्रभावित होते हैं, या तो उसका ग्रोथ रुक जाता है या फिर वो मरने के कगार पे आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है हमारे पर्यावरण पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग क्या जाने, आज के टॉपिक में हम लोग जाने कि अगर आप वायु को प्रदूषित करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव मानव पर तो पड़ेगा ही, मानव के अतिरिक्त आपके पेड़ पौधे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका प्रभाव जो है पर्यावरण पर भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग इस पूरे टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिए, और आज का हमारा जो टॉपिक था वो आप समझ ही गए होंगे कि वायु प्रदूषण से पेड़ पौधे पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और आज हम लोग डिटेल से जाने अम्लीय वर्षा के बारे में, और ओजोन लेयर किस प्रकार से छिद्र हो रहा है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस तरह हमारा आज का जो 5वां वीडियो है वो समाप्त होता है। हम आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 6ठे पार्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।